हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग पोटेंशियल इनटू अचीवमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है पॉलिटी की सीरीज में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फाइन स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। स्टूडेंट्स, द टॉपिक फॉर टुडे इज इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारी पहली स्लाइड है। These provisions have been borrowed from the Government of India Act 1935. स्टूडेंट्स, ये इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो हमने कहां से बोरो करे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो करे हैं। इट कन्वर्ट्स द फेडरल इट कन्वर्ट्स द federal structure into unitary one without a formal amendment of the constitution. Students, first of all, you must know what is the meaning of the term federal system and the unitary system. India follows a federal form of government in which there is a clear distinction of power between the center and the state. सेंटर के पास कुछ अलग से पावर्स है, स्टेट के पास कुछ अलग से पावर है। ये अपनी अपनी पावर्स अपने अपने एरिया डिस्कशन में इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव थ्री लिस्ट। स्टेट लिस्ट है हमारे पास, कॉन्फ्रेंस लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स इनोमिनेटेड है उसमें जो भी लॉज है वो कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। वहां पे स्टेट का कोई रोल नहीं है। जो स्टेट लिस्ट में कुछ लॉ सब्जेक्ट्स हैं उसमें कौन लॉ बना सकता है? स्टेट लॉ बना सकता है। इसी तरह से कॉन्फ्रेंस लिस्ट है, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं उसमें दोनों लॉ बना सकते हैं, सेंटर और स्टेट। देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो इस टाइप ऑफ जो सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? जहां पे एक जगह पे आपकी पावर जो होती है वो कंसंट्रेटेड होती है, वहां से सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो की जाती है। उनके द्वारा जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो फॉलो किए जाएंगे। लेट सपोज स्टेट का रूल खत्म करके सारी की सारी पावर सेंटर के पास चली जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो विदाउट फॉर्मल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे ही हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगती है, ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके आगे मैं आगे जाके बताऊंगा कि कैसे यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। फाइन। So it is need to safeguard the sovereignty, unity, integrity and security of the country, the democratic political system and the constitution. ये जो unitary structure है किस लिए है? Just to safeguard the sovereignty, integrity, security of the country, democratic official system and the constitution of the country. Fine. अब आगे जाके आपको मोस्ट ऑफ नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा कि जब भी हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जाते हैं। ठीक है, तो जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स था इमरजेंसी लगने के बाद, वो हमने कहां से प्रोविजन बोरो किया है? वीमर कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या किया है? बोरो किया। स्टूडेंट्स, इसको हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे कौन से फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं, सॉरी उस टाइम पे सस्पेंड हो जाते हैं, कौन से राइट्स को अलग से अनाउंस करना पड़ता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सो देयर आर आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक हम डील करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेन आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 352, सेकंड इज 356, लास्ट इज 360। आर्टिकल 352 के अंदर जो इमरजेंसी बोलते हैं उसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। क्या बोला जाता है उसको? नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है। नेशनल इमरजेंसी किन वजहों से लगती है? वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। वॉर क्या होता है? जब दो कंट्रीज फॉर्मल डिक्लेयर कर देते हैं कि हम एक दूसरे से लड़ाई करने वाले हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉर बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नल अग्रेशन। एक्सटर्नल अग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? मान लो किसी कंट्री ने आप पे अटैक कर दिया बट विदाउट एनी फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल अग्रेशन बोलेंगे। और आर्म्ड रिबेलियन क्या होता है? आर्म्ड रिबेलियन होता है कि आपके विद इन कंट्री कुछ लोगों ने आपके अगेंस्ट रिबेलियन कर दिया अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ आर्म्स। बंदूकें उठा के एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट आगे, स्टेट के अगेंस्ट आगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर उन्होंने विद्रोह कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्म्ड रिबेलियन बोलेंगे। जो भी नेशनल इमरजेंसी होती है वो तीन ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है: वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 की जो इमरजेंसी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं और स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। दिस इज इमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स। जब कभी भी सेंटर को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हुआ स्टेट्स के अंदर, उस टाइम पे जो भी इमरजेंसी लगाई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट रूल बोलेंगे, या क्या बोलेंगे? स्टेट इमरजेंसी लगेगी, स्टेट इमरजेंसी होगी। अभी तक जो हमारे देश में जो नेशनल इमरजेंसी वो 3 बार लगाई जा चुकी है, 1962, 71 और 1975। और जो प्रेसिडेंट रूल है इसको तो बहुत बार लगा दिया गया है देश के अंदर, लेकिन जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये कभी भी हमारे देश के अंदर नहीं लगी थी। दिस कम्स अंडर आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू द थ्रेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और द क्रेडिट ऑफ इंडिया। तो ये आज तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में नहीं लगी। कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी इमरजेंसी हमारे देश में आज तक नहीं लगी है, तो कौन सी इमरजेंसी है? अंडर आर्टिकल 360, दैट इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। तो इसके क्या क्या ग्राउंड्स हैं डिक्लेरेशंस के? फर्स्ट है ऑन द ग्राउंड। पहली बात है कि तीनों टाइप की जो इमरजेंसी वो कौन प्रोक्लेम करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन
also can declare even before the occurrence of if we satisfy that there is a imminent danger. अब मैंने आपको 3 ग्राउंड्स बताई, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन. अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि अभी इन तीनों में से कुछ भी घटना घटी नहीं है लेकिन ये हो सकता है नियर फ्यूचर, तो उस इमिनेंट डेंजर को कवर करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 352. अब नेशनल इमरजेंसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड इंटरनल इमरजेंसी. अगर आपकी इमरजेंसी वॉर या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन के बेसिस पे लगाई जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी. अगर आपकी इमरजेंसी सिर्फ आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे लगाई जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल इमरजेंसी. फाइन स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है 42nd अमेंडमेंट. The proclamation of the national emergency may be applicable to the entire country or the part of it. 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है कि जो नेशनल इमरजेंसी है या तो ये पूरे देश में लगाई जा सकती है, किसी देश के हिस्से में लगाई जा सकती है. जरूरी नहीं कि एक बार नेशनल इमरजेंसी लगा दी तो पूरे के पूरे देश में लगाई जाएगी. वो किसी एक देश के हिस्से में भी लगाई जा सकती है और पूरे के पूरे देश में भी लगाई जा सकती है. एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या किया गया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड था उसको रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन. ओरिजिनली जो स्टूडेंट्स वर्ड था वो क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस. जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1975 की जो इमरजेंसी लगी उसके बाद उस वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन के साथ. तो ओरिजिनली द वर्ड वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद ये वर्ड चेंज कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन आफ्टर 1975. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज रोल ऑफ कैबिनेट. रोल ऑफ कैबिनेट, ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कैबिनेट का कोई भी रोल नहीं होता था. 1975 की जो इमरजेंसी लास्ट लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, उसके बाद से रोल कैबिनेट का रोल पिक्चर में आता है और उस टाइम पे अमेंडमेंट के थ्रू कमेंट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है. तो प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ओनली आफ्टर अ रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट. अर्लियर अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर भी अगर हमारे प्रेसिडेंट को बोलते थे कि हमें इमरजेंसी आप लगा दो तो वो उनको इमरजेंसी लगानी पड़ती थी, जैसे 1975 में हुआ था. लेकिन उसके बाद इस अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया, कैबिनेट में आपको रिटर्न रिकमेंडेशन देनी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उसके बाद ही इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है, अदरवाइज इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं की जा सकती है. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज योर पार्लियामेंट्री अप्रूवल. ओरिजिनली जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि अगर आपकी एक बार इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी जाती है तो 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट ने उसको क्या करना होता था, उसको अप्रूव करना होता था. लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बोला गया कि अप्रूव बाय बोथ द हाउसेस विद इन 1 मंथ. अब आपको क्या करना है, 2 महीने के अलावा 1 महीने के अंदर आपने क्या करना है, उसको अप्रूव करना है. किसको, नेशनल इमरजेंसी को. इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी इज इशूड एट अ टाइम when the Lok Sabha has been dissolved or the dissolution of the Lok Sabha takes place during the period of 1 month without approving the proclamation, the proclamation survives until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution, provided the Rajya Sabha has in the meantime approved it. स्टूडेंट सिंपली इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी जाती है तो 1 महीने के अंदर क्या करना होता था, पार्लियामेंट को उसको अप्रूव करना होता था. पार्लियामेंट में 2 हाउसेज आते हैं हमारी, लोकसभा प्लस राज्यसभा. तो लोकसभा जो है इट इज नॉन परमानेंट हाउस, ये कभी भी डिसॉल्व हो सकता है, और राज्यसभा जो होता है वो हमारा क्या होता है, परमानेंट हाउस होता है. अब इसमें एक क्लॉज था कि अगर इफ इन केस इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी जाती है और साथ में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है उस टाइम पे, तो इन द मीन वेल राज्यसभा उसको क्या करेगी, अप्रूव कर देगी. जिस टाइम पे लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट की जाएगी वहां से 1 महीने के अंदर लोकसभा ने उसको क्या करना है, अप्रूव करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी. अब कौन सी मेजोरिटी चाहिए हमें यहाँ पे अप्रूवल के लिए. तो ओरिजिनली सिंपल मेजोरिटी का यूज किया जाता था जब भी पार्लियामेंट में अप्रूव करनी थी नेशनल इमरजेंसी, कौन सी मेजोरिटी यूज की जाती है, सिंपल मेजोरिटी यूज की जाती है. लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तहत के अंदर अब कौन सी मेजोरिटी यूज की जाएगी, स्पेशल मेजोरिटी. ठीक है. तो अब इमरजेंसी अगर आपको प्रोक्लेम करनी है तो पार्लियामेंट ने अगर उसको अप्रूव करना है तो कौन सी मेजोरिटी यूज की जाती है, स्पेशल मेजोरिटी. ओरिजिनली इट वाज सिंपल मेजोरिटी, नाउ इट इज अ स्पेशल मेजोरिटी. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्या है, ड्यूरेशन. Originally, once approved, an emergency could remain as long as the executive desires. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एक बार इमरजेंसी लगा दी जाती थी तो जब तक एग्जीक्यूटिव चाहे, जब तक पार्लियामेंट चाहे तो उसको क्या कर सकता था, उसको मतलब उसकी कोई भी फाइनल ड्यूरेशन नहीं होती थी कि इतनी देर के बाद तक ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है. वो 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक एग्जीक्यूटिव चाहे तब तक वो इमरजेंसी लगी रह सकती थी. लेकिन उसके बाद 44th अमेंडमेंट के तहत एक क्लॉज ऐड किया गया, इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनिटली बट विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ्स. इसमें ऐड क्या कर लिया गया कि आप चाहो तो इंडेफिनेटली इसको एक्सटेंड कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप कितने साल तक इमरजेंसी लगा सकते हो, लेकिन आपको हर 6 महीने के बाद आफ्टर एवरी 6 मंथ्स पार्लियामेंट का क्या चाहिए, यहाँ पे अप्रूवल चाहिए. आफ्टर एवरी 6 मंथ्स दोनों हाउसेज इसको अप्रूव करेंगे, फिर आगे 6 महीने तक चलेगी. उसके आगे अगर आपको कंटिन्यू करना तो अगेन पार्लियामेंट इसको क्या करेगा, अप्रूवल करेगा. ठीक है. पहले ऐसा कुछ नहीं था, एक बार इमरजेंसी लग गई तो फिर वो लगी रहेगी, सिर्फ आप उसको लास्ट में रिमूव करते थे. लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया, 44th अमेंडमेंट के तहत
हर 6 महीने के बाद आपको क्या करना है, पार्लियामेंट का यहाँ पे अप्रूवल लेना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज योर जुडिशियल रिव्यू। नो एक्सप्लिसिट मेंशन द जुडिशियल रिव्यू रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी। एज सच नेशनल इमरजेंसी के बारे में कोई भी जुडिशियल रिव्यू की बात नहीं की थी। और 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में भी बोला था कि नेशनल इमरजेंसी इज इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। अगर आप नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं तो आपको जुडिशरी में आपको खड़ा करके ये नहीं पूछा जा सकता कि आपने नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई, किन ग्राउंड्स पे लगाई, ऐसा कभी भी नहीं था अंटिल 38 अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन इसके बाद न्यू अमेंडमेंट आती है। As per new amendment, that is 44th amendment, provision made under 30th amendment was deleted. ये डिलीट हो गया कौन सा 38 अमेंडमेंट वाला कि इट इज मीन फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। मिनर्वा मिल केस में बोला गया कि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलाफाइड और दैट ऑफ द डिक्लेरेशन बेस्ड ऑन द होली एक्सप्लेनेशियस और इररिलेवेंट फैक्ट्स और इज अब्सर्ड और परवर्स। ये दीज आर द वर्ड्स। अगर आपको लगता है कि जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है वो उसकी जो डिक्लेरेशन है वो मैलाफाइड फैक्ट्स से की गई है, एक्सप्लेनेशियस की गई है, अब्सर्ड है, परवर्स हुई है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप, कोर्ट में जाके उनको चैलेंज कर सकते हैं। दिस कम्स अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट अंडर मिनर्वा मिल केस। तो ये केस का बेटा नाम याद रखना कि मिनर्वा मिल केस में हमारे नेशनल इमरजेंसी की क्या क्या बातें। फाइन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज रिवोकेशन। द प्रेसिडेंट कैन रिवोक इट, पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट नेसेसरी। अगर हमें नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट उसको रिवोक कर सकता है। पार्लियामेंट मींस लोकसभा प्लस राज्यसभा। पार्लियामेंट का मतलब यहाँ पे है कि राज्यसभा की हमें, लेकिन लोकसभा में इसको सिंपल मेजॉरिटी से क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। वही लिखा 44th अमेंडमेंट क्या बोलती है, प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक द इमरजेंसी इफ लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन डिस्क्लोजिंग इट्स कॉन्टिन्यूशन। और इसको कौन सी मेजॉरिटी से करना पड़ेगा, सिंपल मेजॉरिटी से करना पड़ेगा। अब ये लोकसभा का कोई भी काम यहाँ पे नहीं होता था। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो 1/10 ऑफ द लोकसभा मेंबर्स नीड टू गिव रिटन नोटिस टू द स्पीकर और द प्रेसिडेंट इफ लोकसभा इज नॉट इन सेशन, स्पेशल सेशन इज हेल्ड विद इन 14 days टू कंसीडर सच अ रेजोल्यूशन। तो अगर लोकसभा सेशन में नहीं है और पार्लियामेंट उसको रिवोक करना चाहता है, लोकसभा उसको रिवोक करना चाहती है, तो लोकसभा के 1/10 मेंबर आइदर स्पीकर को या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक रिटर्न में नोटिस देंगे और 14 दिन के अंदर उनको एक बैठक बुलाई जाएगी, स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा जिसमें ये कंसीडर करेंगे कि हम इसने इमरजेंसी को क्या करना है, रिवोक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज मेजॉरिटी फॉर डिसअप्रूवल। अगेन सिंपल मेजॉरिटी इन द लोकसभा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपको इंपोज करनी थी इमरजेंसी तो यू नीड स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस, लेकिन जब आपको इमरजेंसी को रिवोक करना तो यू नीड व्हिच मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी इन द लोकसभा फॉर द डिसअप्रूवल। यू नीड नॉट नीड द अप्रूवल ऑफ राज्यसभा इन केस ऑफ डिसअप्रूवल। ठीक है। तो आज तक इंडिया में 3 बार इमरजेंसी लगाई जा सकती है, 1962, 1971 एंड 1975। सो दिस इज द बेसिक ऑफ नेशनल इमरजेंसी की नेशनल इमरजेंसी कैसे लगाई जाती है, उसके अंदर क्या क्या आता है और इसमें फंडामेंटल राइट्स कैसे इफेक्ट किए जाते हैं, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे आफ्टर प्रेसिडेंट रूल। आज हम पहले प्रेसिडेंट रूल को कवर करेंगे, उसके बाद इफेक्ट ऑफ दिस नेशनल इमरजेंसी ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। सो नेक्स्ट इज योर प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल्स कम अंडर आर्टिकल 365, सॉरी 356 एंड 365। प्रेसिडेंट रूल क्या बोलता है, बिफोर गोइंग टू द प्रेसिडेंट रूल के साथ दो आर्टिकल डील करते हैं, आर्टिकल 356 एंड 365। लेकिन आर्टिकल 355 क्या बोलता है, अच्छा पहली बात है कि अपना प्रेसिडेंट रूल को हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। आर्टिकल 355 बोलता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ड्यूटी बनती है सेंटर सरकार की कि अगर हमारे देश की जो भी जितनी भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट को इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट किया जाए या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्ट किया जाए, और वो एक इंश्योर करें कि हर स्टेट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम कर रही है। दिस कम्स अंडर आर्टिकल 355। नाउ आर्टिकल 356 क्या बोलता है, आर्टिकल 356 सेड प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम if satisfied with or without the governor report that the state government cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution। अगर प्रेसिडेंट को लगता है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना काम इज नॉट कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपना काम नहीं कर रही है, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो अगर सेटिस्फाइड है कि ऐसा काम हो रहा है, इसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही स्टेट गवर्नमेंट, तो वो क्या कर सकता है, स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि उनको वहां के गवर्नर का अप्रूवल चाहिए थे, गवर्नर अपनी रिपोर्ट सबमिट करे चाहे ना करे, अगर प्रेसिडेंट वंस गॉट सेटिस्फाइड वो अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल वहां पे लगा सकते हैं। दिस वन मोर आर्टिकल, आर्टिकल 365, इफ अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, अगर सेंटर से कोई डायरेक्शंस आती है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, अगर स्टेट उसको फेल कर देती है कंप्लाई करने में, तो उस केस में भी जो प्रेसिडेंट है वो वहां पे क्या लगा सकते हैं, स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री अप्रूवल। यू नीड सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस।
नेशनल इमरजेंसी के केस में कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती थी? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी। यहाँ पे कितनी कौन सी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी चाहिए। नेशनल इमरजेंसी के केस में जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल था वो कितनी देर में देना होता था? 1 मंथ में देना होता था। लेकिन प्रेसिडेंट रूल में वो जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल कितनी देर में देना आपको? 2 मंथ्स में वो आपको अप्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। Next, if the proclamation of the emergency is issued at a time when the Lok Sabha has been dissolved, the dissolution of the Lok Sabha takes place during the period of 2 months without approving the proclamation. The proclamation survives until 30 days from the first meeting of the Lok Sabha after its reconstitution, provided the Rajya Sabha has in the meantime approved it. सेम अगर आप एक बार प्रोक्लेमेशन होगी स्टेट इमरजेंसी की या प्रेसिडेंट रूल की, तो 2 महीने के अंदर राज्यसभा एंड लोकसभा को उसको क्या करना होता है? अप्रूव करना होता है। मान लो उस 2 महीने के पीरियड में क्या हो गया, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, जिस दिन लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी वहां से 30 डेज के अंदर क्या करना है? लोकसभा को उसको अप्रूव करना है। इन द मीन टाइम राज्यसभा ने उसको क्या कर दिया होना चाहिए? अप्रूव कर दिया होना चाहिए। तो अगर वो 30 डेज में उसको अप्रूव नहीं करती है तो जो स्टेट इमरजेंसी होती है वो क्या हो जाती है? डिसकंटिन्यू हो जाती है या फिर सीज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। Next is duration. 6 months, however, it can be extended for a maximum period of 3 years with the parliamentary approval after every 6 months. जैसे हमने नेशनल इमरजेंसी में देखा कि हर 6 महीने के बाद हमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, लेकिन उसकी एंड ड्यूरेशन नहीं पता कि हमें कितने साल तक रहेगी, उसको कोई लिमिट नहीं है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, वो वहां पे लिखा था एज पर द एग्जीक्यूटिव डिजायर्स। ठीक है, डिजायर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। लेकिन इन प्रेजेंट रूल में स्पेसिफिकली मेंशन है कि 6-6 महीने करके आप इसको अप्रूवल दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आप 3 साल तक की प्रेजेंट रूल लगा सकते हो। उसमें भी कंडीशन ऐड कर दी गई है, 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर ऑफ दिस प्रेसिडेंट्स रूल आपको 2 कंडीशंस फुलफिल करनी है अगर आप इसको फर्दर नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए क्या करना चाहते हो? एक्सटेंड करना चाहते हो। ठीक है, वो क्या है, वो कंडीशंस क्या है? 44th amendment बोलते हैं beyond 1 year the president rule can be extended by 6 months at a time only if conditions are met. First condition क्या है? If a national emergency is in operation in whole India or any part of the state. अगर हमारे देश में कहीं पे भी नेशनल इमरजेंसी लगी है, पूरे देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी है, उस केस में आप इसको प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड कर सकते हो। सेकंड, इफ द इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइज दैट द इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड ड्यू टू द डिफिकल्टीज। अगर इलेक्शन कमीशन उस टाइम पे बोल दे कि उस स्टेट के अंदर इलेक्शन कराना उनके लिए मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, उस केस में भी आपको आगे फर्दर एक्सटेंशन दी जा सकती है। किस केस में? प्रेसिडेंट रूल में या फिर स्टेट इमरजेंसी के केस में। अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको एक्सटेंशन मिल जाती है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप 1 साल के बाद प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू। 30th अमेंडमेंट बोलती है प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन अंडर आर्टिकल 360 मेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ये अमेंडमेंट बोलती है कि देयर विल बी नो जुडिशियल रिव्यू, लेकिन 44th अमेंडमेंट क्या करती है? इस प्रोविजन को डिलीट कर देती है। नाउ प्रेसिडेंट रूल कम्स अंडर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है स्टूडेंट्स। इसको रिवोक कैसे किया जाता है? इट मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। प्रेसिडेंट कभी भी चाहे तो आगे फर्दर एक और फर्दर प्रोक्लेमेशन देके कि हम इसको रिवोक करना चाहते हैं, वो प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर सकते हैं। नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल, नो लोकसभा अप्रूवल इज रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, सच अ प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल। एज आई टोल्ड यू कि नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या चाहिए होता था हमें? लोकसभा का अप्रूवल चाहिए होता था, पार्लियामेंट का वहां पे भी चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए। सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर देते कि वी वांट टू डिसकंटिन्यू विद द प्रेसिडेंट रूल, तो वहां पे वो चीज खत्म कर दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब पहली बार कब यहाँ पे लगाया गया था प्रेसिडेंट रूल? फर्स्ट जो प्रेसिडेंट रूल था वो कहाँ पे लगाया गया था? पंजाब में लगाया था 1951। उसके बाद बहुत सारी स्टेट्स में बहुत बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। तो एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्टेटमेंट थी, प्लीज इसको एक बार ध्यान से देखें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होप दैट द ड्रास्टिक पावर कॉन्फर्ड बाय द आर्टिकल 356 वुड रिमेन्स अ डेड लेटर। उन्होंने कहा था कि जो 356 आर्टिकल के अंदर जो ड्रास्टिक पावर्स है वो क्या रहना चाहिए? डेड लेटर रहना चाहिए। एंड वुड बी यूज ओनली एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब आपको लगता है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो उस टाइम पे आप इसको क्या करेंगे? लास्ट रिजॉर्ट को आप इसको यूज करेंगे अंडर आर्टिकल 356 जो आपके पास पावर्स दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने कवर किया नेशनल इमरजेंसी का बेसिक्स एंड द प्रेसिडेंट रूल का बेसिक्स। तो कल की क्लास होगी विल कंटिन्यू विद दिस थर्ड टॉपिक, दैट इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड द इम्पैक्ट्स। नेशनल इमरजेंसी के जो इम्पैक्ट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स पे कैसे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।